नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है पर्यावरण से। इसके अलावा देखें, अगर विशेष भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये जुड़ता है गिरबन से। तो हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि जो गिरबन है ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इको सेंसिटिव जोन होता क्या है और इस मामले से जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है। सूचना क्या है? संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए खास डिस्काउंट लेके आया है। ये जो डिस्काउंट है ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी कोर्स संस्कृति आईएएस संचालित करा उस पर आपको मिल सकता है। ये जो डिस्काउंट है ये 75% तक है। ये जो डिस्काउंट है ये सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्स पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा विकल्प भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट कर आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब न्यूज़ को हम देखते हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो न्यूज़ है, वाई ए प्रपोज्ड इको सेंसिटिव जोन अराउंड गिर फॉरेस्ट इज फेसिंग प्रोटेस्ट। ये न्यूज़ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि गिरबन के आसपास जो भी प्रस्तावित भूमि है और वो खास तौर पे इको सेंसिटिव जोन है, यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है। इसी पर क्या है कि विरोध किया जा रहा है और ये जो विरोध है ये लीडर्स ऑफ बोथ द रूलिंग बीजेपी पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी लाइक द आप हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रपोज्ड ईएसजेड अराउंड गिर। व्हाट लेड टू द प्रोटेस्ट एंड व्हाई द इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर्ड। तो ये न्यूज़ है जिसके कारण से ये कहा जा रहा है कि जो गिरबन है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर खास तौर पे यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी और जो यहाँ अपोजिशन है जैसे आप पार्टी है, इनके द्वारा बड़े स्तर पे विरोध किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो विरोध है इसके जो प्रदर्शन की वजह है वो क्या है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा देखें कि ईएसजेड जो है ये जो घोषणा की जाती है, क्यों की जाती है, क्यों महत्वपूर्ण है, कौन ये घोषणा करता है। इसके अलावा जो ईएसजेड से जुड़े हुए जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान बनाए गए हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बिंदु पर हम बात करें। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें कि ये पूरा मामला क्या है, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो 18 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की जिसमें गुजरात के जो गिरबन है उसके आसपास का लगभग 3328 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव था। आप जानते होंगे कि जब कह सकते हैं कि इको सेंसिटिव जो जोन है ये घोषित हो जाता है तो यहाँ पर कुछ मानव जो गतिविधियाँ हैं वो प्रतिबंधित हो जाती हैं, प्रोहिबिटेड हो जाती हैं। कुछ कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी है जो परमिशन के बाद अलाउ होती है और कुछ एक्टिविटी है वो पूरी तरह से बैन होती है और इसी कारण से इस क्षेत्र में बड़े स्तर पे विरोध हो रहा था। अब कौन से कारण हैं उन पर हम आएंगे। न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, जब ये अधिसूचना यहाँ पर घोषित की गई उसके बाद एक सप्ताह बाद इसमें फिर से संशोधन किया गया और मसौदे में जो संरक्षित क्षेत्र था उसको उस क्षेत्रफल को घटाकर अब 2061 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद हम देखेंगे इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे वन अधिकारियों ने ये कहा कि जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके जो एक्टिविटी हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो कटौती की गई है वो इसी के आधार पर की गई है। और इको सेंसिटिव जोन के अंदर कह सकते हैं कई सारी जो मैन की एक्टिविटीज़ हैं, खासतौर पे जो वाणिज्यिक जो गतिविधियां हैं, जो बुनियादी ढांचे का निर्माण है, ये सारे क्या होते हैं, बैन होते हैं। इस पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसे परमिशन प्राप्त है, कौन से बैन है और कौन परमिशन होने के बाद वो एक्टिविटी वहाँ की जा सकती। यहाँ पर खास तौर पे जो यहाँ सत्तारूढ़ दल है और जो बीजेपी के अलावा जो अपोजिशन है वो इसका विरोध कर रहा था। अब थोड़ा सा बात करें कि यहाँ पर जो गिर के जो संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर विरोध क्यों हो रहा है और इसकी आलोचना का सामना क्यों करना पड़ रहा है। पहले हमने बताया जी, देखिए मूल कारण क्या है कि जो इको सेंसिटिव जोन होता है ये खास तौर पे संरक्षित क्षेत्र होता है। पहले हमने बताया कि ये पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र होता है, विशेष क्षेत्र होता है। इस कारण से यहाँ पर मानव की कुछ गतिविधियाँ
पूरी तरह से बैन होती हैं, कुछ अलाउड होती हैं, कुछ परमिशन के बाद अलाउड होती हैं। अगर कोई वन क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया और यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो उन्हें क्या होगा कि यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा जिनकी कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर पहले से संचालित हो रही थी, अगर उस पर वो उनका जीवन यापन डिपेंड होगा या इस तरह का यहाँ से जुड़ा हुआ कोई भी एक्टिविटी है वो बाधित होता है तो वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा इसका विरोध होता है। और यही यहाँ पर हुआ है और उसके अंदर अगर देखें तो उसके आधार पर जो वहाँ पार्टियां हैं वो इन व्यक्तियों के डिमांड को लेकर कह सकते हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो मामला मोटे तौर पे यही है। अब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात करें, चूँकि यहाँ पर जो गिर वन है ये खास तौर पे जो देखें एशियाई जो शेर हैं उनके संरक्षण का क्षेत्र है, उनका वास क्षेत्र है और इसी कारण से इसे विशेष क्षेत्र मानते हुए यहाँ पर खास तौर पे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसी कारण से यहाँ पर बड़े स्तर पे देखें तो लोकल्स जो निवासी हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अब देखें गिर क्यों है विशिष्ट, पहले हमने बताया कि ये जो गिर क्षेत्र है ये खास तौर पे एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और ये राष्ट्रीय उद्यान है। गिर वन्यजीव अभयारण्य, पनिया वन्यजीव अभयारण्य और मटियाला वन्यजीव अभयारण्य को शामिल करते हुए ये बनाया गया है बड़ा क्षेत्र। तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, इसके अलावा कह सकते हैं कि जो वन्यजीव अभयारण्य है इसको मिलाकर बनाने के कारण ये बड़े वन्यजीव क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से देखें तो यहाँ पर खास तौर पे इसे इको सेंसिटिव जोन इसके आसपास घोषित करते हुए इसे और संरक्षा प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण से ये मसौदा जारी किया गया था कि इस क्षेत्र को और संरक्षित किया जाए। इस क्षेत्र में अगर देखें तो दक्षिण में ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है गिर का वो काफ़ी बड़ा है। और इसके बाद अगर इस क्षेत्र के चारों ओर अगर हम देखें, अगर इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र घोषित हो रहा है तो क्या होगा कि बहुत सारी मानव गतिविधियां हैं वो इसके अंतर्गत आएगी और इसी कारण से बड़े स्तर पे इसका विरोध हो रहा था। गुजरात का ये सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है लेकिन यह उच्च घनत्व वाली मानव बस्तियों से घिरा हुआ है। इसी कारण से प्रादेशिक जो जानवर कह सकते हैं यहाँ पर हैं उनका अक्सर इनके द्वारा कह सकते हैं कि हंटिंग होती है या इस तरह के नुकसान पहुँचाए जाते हैं। खास तौर पे यहाँ पर जो एशियाई शेर हैं चूँकि उनके ऊपर कह सकते हैं कि यहाँ के मानव गतिविधियों का असर पड़ता है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन खास तौर पे उसके क्षेत्र से संबंधित कह सकते हैं कि मसौदा पास किया गया था। लेकिन जिनके एक्टिविटी प्रभावित हो रही हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार के संरक्षण प्रयासों और स्थानीय जो लोग उनके सहयोग की बदौलत एशियाई शेरों की जो आबादी है उसमें ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिली है। 2001 में 327 से बढ़कर 2020 में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार के जो विभिन्न स्तर के संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं उन्हीं का परिणाम है कि 2001 में जो यहाँ पर एशियाई शेरों की संख्या 327 थी वही 2020 में बढ़कर 674 हो चुकी है। तो समझ सकते हैं कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अब थोड़ा सा इको सेंसिटिव जो जोन है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए इको सेंसिटिव जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को और अधिक कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए बफर जोन के रूप में निर्मित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र हुआ तो इसके चारों ओर कह सकते हैं कि एक बफर जोन के रूप में एक क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा जो बाहर के जो इम्पैक्ट हैं उसके प्रभाव को एब्जॉर्ब करेगा, एक तरह से उसके अवशोषित करता है ताकि जो मूल क्षेत्र है वो प्रभावित ना हो। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का जो उद्देश्य है वो संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को खास तौर पे जो यहाँ एक्टिविटीज़ है उन्हें रेगुलेट करना है, प्रबंधित करके एक शॉक एब्जॉर्बर क्षेत्र का निर्माण करना है। जैसे ये पूरा जो क्षेत्र होगा चारों तरफ का वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे होगा, बाहर की जो एक्टिविटी है उनके प्रभाव को कम कर देगा। जैसे सुनामी के बारे में आप देखते हैं कि सागरी तट के किनारे अगर अधिक से यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए जाए तो जब सुनामी का प्रभाव यहाँ पर आता है
तो आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं उनको कह सकते हैं कम नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पर लगे हुए जो वेजिटेशन है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ठीक वैसे ही क्या है कि यहाँ पर जो इको सेंसिटिव क्षेत्र है ये क्या करता है कि जो मूल वन्य जीव क्षेत्र है या जो राष्ट्रीय उद्यान है उस पर पड़ने वाले जो बाहर की एक्टिविटी के प्रभाव हैं उन प्रभावों को कम कर देता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि आखिर किसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन पर दिशा निर्देश जारी करते हुए इसकी जो सीमा है उसे संरक्षित क्षेत्रों से 10 किलोमीटर तक निर्धारित की थी। संवेदनशील जो गलियारे हैं, कनेक्टिविटी है और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण जो स्थान है उसके मामले में 10 किलोमीटर की सीमा से बाहर के क्षेत्रों को भी इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है। तो ये पॉइंट जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है इसने अपने एक निर्णय में ये भी निर्देश दिया था कि देश में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में उसकी सीमाओं से कम 1 किलोमीटर अनिवार्य रूप से इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण था, इस पर काफ़ी विवाद भी देखने को मिला, लेकिन ये प्रावधान तय किए गए हैं। इसके अलावा पर्यावरण की जो रक्षा है इसके लिए क्षेत्रों में जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं उसको रेगुलेट किया जाता है और इसके लिए भी खास तौर पे इको सेंसिटिव जोन में जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें पहली कैटेगरीज है जिसमें प्रतिबंधित गतिविधियां, यानी इस क्षेत्र में ये गतिविधियां पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। कौन कौन सी हैं तो देखिए, अगर कमर्शियल कोई माइनिंग हो रहा है तो ये पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा प्रदूषक जो उद्योग हैं वो इस क्षेत्र में स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। बड़ी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसको इस क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो रेगुलेटेड कह सकते हैं एक्टिविटीज़ हैं उस पर चर्चा करें तो पेड़ों की कटाई है, होटल और रिसोर्ट्स की स्थापना है, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग है और कृषि प्रणाली में भारी बदलाव है। इसके अलावा कीटनाशकों का उपयोग भी इसमें शामिल है और सड़कों का चौड़ीकरण, तो ये बात कही गई है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है कि अनुमति प्राप्त गतिविधियां, अगर आपको परमिशन मिल जाता है तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये संचालित हो सकती हैं, जैसे वर्षा जो जल संचयन है, वर्षा का जो जल है उसका जो संचयन है, जो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो जैविक कृषि है, परमिशन के बाद आप कर सकते हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा कृषि और जो बागवानी है ये भी परमिशन के बाद ही इस क्षेत्र में अलाउ है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लें कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की आखिर आवश्यकता क्या है, नीड क्या है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को एक ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पहचाने गए पर्यावरणीय संसाधन जिनका मूल्य अतुलनीय है, कह सकते हैं कि वो खास है और जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें जो वहाँ पर लैंड है, जो भूदृश्य है, वन्य जो जीवन है, जैव विविधता है, ऐतिहासिक और प्राकृतिक मूल्य इनका अपना होता है। इसी कारण से इसे खास तौर पे संरक्षित किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर इससे जुड़े हुए प्रमुख डिस्प्यूट की बात करें, जो मुद्दे हैं, तो इस क्षेत्र में विभिन्न जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर खास तौर पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस कारण से यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आजीविका पर कह सकते हैं खतरा हो जाता है, उनके आर्थिक आय पर खतरा हो जाता है, उनके विभिन्न जो कह सकते हैं वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बड़े स्तर पे विस्थापित किया जाता है जब ये क्षेत्र घोषित होता है। तो इस कारण से कह सकते हैं पलायन से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। कई राज्यों के द्वारा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो खनिज संसाधन हैं उसके कारण भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने का विरोध किया जाता है, क्योंकि अगर कहें किसी क्षेत्र में अगर रिसोर्स की कमी है और किसी क्षेत्र में अगर रिसोर्स है और उस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, इसके बाद क्या है कि वो स्टेट वहाँ पर माइनिंग कमर्शियल नहीं कर सकता। इस कारण से बड़े स्तर पे विरोध किए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है ये घोषित कौन करता है, तो देखिए पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है ये खास तौर पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर क्या करता है कि जो मंत्रालय है वो अंतिम तौर पे ESZ अधिसूचना जारी करता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमने देख लिया। तो आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित में से किस एक श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है। देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये पहले से एग्ज़ाम में
आया हुआ है। विकल्प जो दिए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित आर्द्र भूमि और फिर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो गिर वन है और वहाँ के आसपास जो इको सेंसिटिव जोन है वो क्यों आजकल चर्चा में है, क्यों उस पर विवाद देखने को मिल रहा है, और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा कर लिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।